जी, आज हम इवेंट्स ऑफ रिवॉल्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ये बात इम्पोर्टेंट है कि इवेंट्स ऑफ रिवॉल्ट और कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट। ठीक है, और चार्जेस अगेंस्ट उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु या एलिगेशंस। तो ये तीन चीजें हैं, इनको जरा आप क्लियर रखिएगा। इवेंट्स ऑफ रिवॉल्ट, कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट और चार्जेस अगेंस्ट हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। अक्सर स्टूडेंट्स इन तीनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। अगर इवेंट्स का क्वेश्चन है तो आपको जो पार्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे वो मेंशन करने हैं। चार्जेस हमने पहले डिस्कस किए थे, और कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट उससे भी पहले हमने डिस्कस कर लिए थे। तो इसको थोड़ा सा कॉन्शियसली देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कभी ऐसा होता है कि दे आस्क यू टू थिंग्स के कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट एंड इवेंट्स ऑफ रिवॉल्ट। तो उसमें फिर आपको कॉजेज और इवेंट्स को डिस्कस करना है, चार्जेस को ब्रीफली एज अ कॉज डिस्कस करना है। और कभी दे आस्क यू जस्ट अबाउट द चार्जेस, तो उसमें फिर आपको सिर्फ चार्जेस को डिटेल से बात करनी है, एक्सप्लेन करना है। तो इनमें दो चीजें हो चुकी हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द इवेंट्स ऑफ रिवॉल्ट। तो इवेंट्स ऑफ रिवॉल्ट में आप स्टार्ट ये ले सकते हैं शुरू में कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थर्ड राइटली गाइडेड कैलिफ थे 644 से 656 तक। और उनके शुरू के 7 6 7 साल जो है वो बहुत अच्छा टाइम था। उसके बाद जो है फिर लोगों ने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। अब्दुल्ला बिन सबा ने, सबाइट्स ने और कुछ जो दुश्मन थे इस्लामिक खिलाफत के, उन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। तो इसका थोड़ा सा आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, जब प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने ये फैसला किया कि इस प्रोपेगेंडा के ओरिजिन को और जो इसका कॉज है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्वेस्टिगेशन का इरादा किया कि ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, इसका ओरिजिन क्या है, कौन लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि इट वाज अराउंड 651 52 सीई, जब बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा बढ़ गया, देन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फैसला किया कि ही शुड टेक एक्शन। लेकिन 654 में, दैट वाज द थर्ड लास्ट ईयर ऑफ द उस्मान कैलिफेट, तो आपने जो पहला एक्शन लिया, बड़ा एक्शन प्रोपेगेंडा के खिलाफ, वो ये लिया कि आपने 12 जो प्रोविंसेस थे, उन तमाम 12 प्रोविंशियल गवर्नर्स को आपने मदीना बुलाया, ताकि इस इशू को डिस्कस कर सकें कि क्यों प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसके कॉजेस क्या है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जब 12 प्रोविंसेस थे हजरत उस्मान की खिलाफत में, एंड सम अदर टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज, सो इट वाज अ वेरी लार्ज एम्पायर। तो सब गवर्नर्स को आपने बुलाया। अच्छा, ये जो गवर्नर्स की काउंसिल हुई, ये हजरत उमर के टाइम से होती आ रही थी, लेकिन ऑन दिस ओकेजन स्पेसिफिकली हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने इस इशू को डिस्कस करने के लिए आपने तमाम लोगों को बुलाया। और गवर्नर्स को आपने हिदायत की कि हर तरह के मेजर्स लिए जाएं कि हालात कंट्रोल में रहें, और प्रोपेगेंडा जो है उसके कॉज को जानने की कोशिश करें कि क्यों, कैसे और कौन लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फिर उसके बाद मजलिस शूरा में आपने इस इशू को डिस्कस किया। मजलिस शूरा में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, तलहा थे, जुबैर थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, और साद इब्न अबी वक्कास, और इसके अलावा मजीद इंपॉर्टेंट सहाबा इकराम जो मदीना में मौजूद थे, तो उन सब से आपने डिस्कस किया। तो इस बात पे कॉन्सेंसस किया गया कि कुछ रिलायबल एजेंट्स को, कुछ लोगों को भेजा जाए, इंपॉर्टेंट सहाबा इकराम को भेजा जाए उन सूबों में जहां जहां के हालात खराब हैं और जहां पे ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ताकि वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें कि व्हाई इज दिस एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा इज गोइंग ऑन, एंड हु इज बिहाइंड दैट। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 प्रोविंसेस में अपने स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स भेजे, एजेंट्स भेजे। आपने कूफा में मोहम्मद बिन मसलिमा को भेजा। मोहम्मद बिन मसलिमा का रोल हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में हमें बहुत ज्यादा नजर आता है। ये हजरत उमर के दौर में अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर थे, और आपका जो अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट था उसके हेड थे ये। उसामा बिन जैद को आपने बसरा भेजा कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या मसला है, क्यों सब कुछ हो रहा है। अम्मार इब्न यासिर को आपने इजिप्ट भेजा, और अब्दुल्ला इब्न आमिर को आपने सीरिया भेजा। अब आप देखिए, 4 प्रोविंसेस ज्यादा मुतासिर थे, 3 मुतासिर थे, चौथा जो है सीरिया, वो अंडर कंट्रोल था, वहाँ कोई इशू नहीं था। लेकिन मेनली कूफा, बसरा और इजिप्ट ज्यादा इफेक्टेड थे।
और इनमें भी इजिप्ट सबसे ज्यादा इफेक्टेड प्रोविंस था। कूफा और बसरा जो है वो इतने ज्यादा इफेक्टेड नहीं थे। तो ये आपने एमिसरीज भेजी, आपने अपने स्पेशल एम्बेसडर्स भेजे, इन्वेस्टिगेटर्स भेजे। तो कूफा, बसरा और सीरिया जिनको आपने भेजा था वो वापस आए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई कि एवरीथिंग इज फाइन ओवर देयर, देयर इज नो इशू, देयर इज नो जेन्युइन कंप्लेन ओवर देयर एंड पीपल आर सेटिस्फाइड विद एडमिनिस्ट्रेशन। और कहा कि कोई ऐसे ग्रीवेंसेस नहीं है जिस तरह के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज फाइन ओवर देयर, देयर इज नो लेजिटिमेट ग्रीवेंस ओवर देयर। और फिर आप उन लोगों ने कहा कि छोटी छोटी कुछ लोगों को शिकायतें हैं जो कि बहुत ही माइनर है, और वो भी पर्सनल ग्रीवेंसेस है गवर्नर्स के खिलाफ लोगों के, लेकिन कोई ऐसी बड़ी कंप्लेंट नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से रिलेटेड हो या डिसऑनेस्टी से रिलेटेड हो, या जिसमें किसी गवर्नर ने इस्लामिक लॉ को फॉलो ना किया हो, जुल्म किया हो, या किसी किस्म की प्रोसिक्यूशंस की हो, या मिसयूज किया हो पब्लिक ट्रेजरी का। इस तरह की कोई कंप्लेंट जो है वो जेन्युइन कंप्लेंट मौजूद नहीं है। ठीक है। तो कूफा, बसरा और इजिप्ट, कूफा, बसरा और सीरिया, यहाँ से रिपोर्ट्स आई कि एवरीथिंग इज फाइन ओवर देयर। लेकिन ट्रेजिक थिंग हैपेंड दैट अम्मार इब्न यासिर, जिनको इजिप्ट सेंड किया गया था, ये वापस नहीं आए। और अपोजिशन जो इजिप्ट में थी वहां पे ज्यादा स्ट्रांग थी। हमने लास्ट टाइम बात की थी जब हम ये बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला बिन सबा ने प्रोपेगेंडा किया, तो वहां हमने डिस्कस किया था कि कूफा से उसको एक्सपेल किया गया, बसरा से उसको एक्सपेल किया गया, सीरिया में वो काम नहीं कर सका क्योंकि हजरत माविया की एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग थी। अल्टीमेटली ही वेंट टू इजिप्ट। इजिप्ट में उसके कामयाब होने की या उसके ऑब्जेक्टिव अचीव होने की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि इजिप्ट के जो गवर्नर थे अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा, वो नेवल कैंपेन्स में बिजी थे। ठीक है। और वो इस तरह प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाए एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इस वजह से वहां पे अब्दुल्ला इब्न सबा को और फिर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा के कॉज में उसकी हेल्प की, जिस तरह के मोहम्मद बिन अबू बकर, ही वाज आल्सो ऑन द सेम कॉज के वहां के गवर्नर को अब्दुल्ला बिन साद इब्न बिसरा को डिपोज किया जाए। तो ये नाम आप याद रखिएगा, अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा। इनका नाम पहले भी गुजर चुका है जब हम बात कर रहे थे कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका की, और जब हमने बात की थी नेवल फोर्स की। तो ये मुसलमानों की पहली नेवी के कमांडर भी थे अब्दुल्ला इब्न साद, और दूसरे कमांडर थे हजरत माविया। तो यहाँ पे आपको एक कॉमन फैक्टर ये नजर आएगा कि गवर्नर्स जितने भी गवर्नर्स जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हज़रत उस्मान के रिलेटिव्स हैं और इनएफिशिएंट लोग हैं ये, तो वो तमाम के तमाम मुसलमानों के हीरोज थे, और उन्होंने इस्लामिक खिलाफत को एक्सपेंड किया था। एक्सपेंशन में उनका बहुत ज्यादा रोल था। तो जाहिर बात है कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे होंगे लोग, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि मुसलमानों के हीरोज को डिफेम किया जाए, और जिन लोगों ने खिलाफत को एक्सटेंड किया है मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर, तो उनको डिफेम करके लोगों की नजरों में उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। तो दैट इज वॉरफेयर। इसको आजकल फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, जिसमें आपके जो हीरोज होते हैं, जो आपके लीडर्स होते हैं, उनके बारे में आपके जहन में मिसकंसेप्शंस फैलाई जाती हैं कि आप उन पर ट्रस्ट ना कर सकें। सो सेम वाज डन ओवर देयर। तो मोहम्मद बिन अबू बकर ये भी वहां पे मौजूद था, और ही वाज अ पर्सन हु वाज सपोर्टिंग द कॉज के बनु हाशिम शुड बी इन कैलिफेट, और बनु उमैया को रिमूव किया जाए। मोहम्मद बिन अबू बकर का मैंने पहले भी आपको आई थिंक बताया था कि मोहम्मद बिन अबू बकर ने हजरत उस्मान से लोन की डिमांड की थी, तो उन्होंने लोन रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके बाद से ये आपके खिलाफ हो गया था। और मोहम्मद इब्न अबी हुज़ैफा ये हजरत उस्मान का अडॉप्टेड सन था, और इसने हजरत उस्मान से ये डिमांड की थी कि मुझे भी गवर्नर बना दें। देखिए, अगर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ ये सोच के गवर्नर बना रहे होते कि मेरा करीबी जानने वाला है या रिलेटिव है, नेपोटिज्म शो कर रहे होते, तो मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा को भी गवर्नर बना देते। लेकिन आपने उसको मना कर दिया कि नहीं, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ दैट, तो उसके बाद ये भी आपके खिलाफ हो गया। सो सी इन दैट वे ऑपोजिशन वर ज्वाइनिंग हैंड्स इन इजिप्ट। इस अपोजिशन में मोहम्मद बिन अबू बकर, मोहम्मद इब्न अबी हुज़ैफा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। और अब अम्मार इब्न यासिर, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। ये तो अम्मार इब्न यासिर वही सहाबी थे जिनका आपने प्रोसिक्यूशंस में भी पढ़ा है कि उनको बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूट किया गया था, इनकी मदर को, इनके फादर को शहीद कर दिया गया था। नाउ ही वाज इन ओल्ड एज।
ठीक है, तो दैट वाज मेजर इवेंट के हजरत उस्मान के एक एमिसरी ने उनको ज्वाइन कर लिया और उनका नाम था अम्मार इब्ने यासिर। 655 में यानी सेकंड लास्ट ईयर में 656 में आपकी शहादत हुई। उससे एक साल पहले हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ऐलान करवाया कि पूरी खिलाफत से जहां जहां भी लोगों को कोई ग्रीवेंसेस है, कोई उनको कंप्लेंट्स है, ऑल ऑफ देम दे शुड कम टू मक्का ऑन द ओकेजन ऑफ हज, और वो अपने ग्रीवेंसेस को प्रूफ्स के साथ पेश करें तो इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन दैट शुड बी लेजिटिमेट ग्रीवेंस, यानी इसका उनके पास प्रूफ हो, एविडेंस हो, तो ऐसी कोई भी कंप्लेन होगी इसको डील किया जाएगा। तो आपने तमाम गवर्नर्स को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, जिनको आमिल कहते हैं, ठीक है ना, गवर्नर को वाली कहते थे, तो पूरी इंपायर से आपने वाली को, गवर्नर्स को, सबको कहा कि दे शुड कम टू मक्का ऑन द ओकेजन ऑफ हज। तो आपकी इस कॉल के रिस्पॉन्स में बहुत सारे लोग आए और बड़े बड़े डेलीगेशंस के साथ लोग आए मुख्तलिफ शहरों से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अफेक्टेड सिटीज थे, कूफा, बसरा, इजिप्ट, यहाँ से भी लोग आए और उन्होंने आके अपनी ग्रीवेंसेस हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश की। अच्छा, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब बात हुई तो ये जो लोग थे कूफा, बसरा, इजिप्ट के, ये तो प्रोपेगेंडा से मुतासिर थे। अब्दुल्ला इब्न सबा ने प्रोपेगेंडा किया हुआ था तो ये लोग उससे इम्पैक्ट में आए हुए थे। तो इनको खुद से मालूम नहीं था कि वाकई हालात ऐसे हैं, दिस इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा। तो उन्होंने जो जो भी एलिगेशंस थी हजरत उस्मान के खिलाफ, वो एक एक करके हजरत उस्मान के सामने पेश की। एंड ही वाज इन मजलिस, ही वाज इन फ्रंट ऑफ मजलिस शूरा। और मस्जिद नबी में भी फिर ये तमाम, मस्जिद हराम में भी पेश की गई, फिर बाद में मस्जिद नबी में भी डिस्कशन हुई। तो जब उन्होंने अपनी जो कंप्लेंट्स थी वो पेश की, तो ऑल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ देम दे वर लाइक चार्जेस अगेंस्ट उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत उस्मान ने हर चार्ज का, अपने हर एलिगेशन का आंसर दिया और डिटेल से एक्सप्लेन किया कि दिस इज अ रॉन्ग एलिगेशन। और मजलिस शूरा ने, हजरत अली, तलहा, जुबैर, सब ने उनकी बात को सेकंड किया कि व्हाट ही इज सेइंग दैट इज राइट। इनमें से कोई भी जो कंप्लेन है वो प्रूफ नहीं हो रही, and all these are just the charges against Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। So it was a psychological victory for Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जो रिबेल्स थे उनको भी रियलाइज हो गया कि मजलिस शूरा उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, दे आर जस्ट फॉलोइंग द प्रोपेगेंडा। इस मौके पे सीरिया के जो गवर्नर थे हजरत माविया बिन अबू सुफियान, वो भी आए थे और वो हजरत उस्मान के रिलेटिव भी थे। तो उन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को सजेस्ट किया कि वो उनके साथ सीरिया चले जाएं, ताकि वहाँ पे वो महफूज रह सके। वहाँ पे एनवायरनमेंट भी पीसफुल है और यहाँ पे कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो इराकी हैं, कूफा बसरा के, तो उनको चाहिए कि वो उनके साथ चले जाएं। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी रिक्वेस्ट को कबूल नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ही कैन नॉट लीव द सिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए हजरत उस्मान की एज भी बहुत ज्यादा थी, ही वाज अराउंड 80 इयर्स ओल्ड। और अ, वो बहुत ज्यादा कमिटेड थे, लॉयल थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने नबी का शहर छोड़ के नहीं जा सकता। हजरत माविया ने कहा कि अ, अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाह रहे तो हम आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भेजते हैं सीरिया से, जो कि रिलायबल लोग हैं, जिनको ट्रस्ट किया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि कूफा बसरा के लोग, इराक के लोग जो कि आपके खिलाफ हो चुके हैं, ये आप पे कोई ऐसा अटैक कर दें, आपको नुकसान पहुंचाएं। तो आपको रिबेल से बचाने के लिए हम फोर्स भेजते हैं सीरिया से। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की जो सैंक्टिटी है उसको खराब नहीं कर सकता। ये एक मुकद्दस शहर है जहाँ की आबो हवा जो है वो पाकीज़ा है। यहाँ पे किसी किस्म की जंग, खूनरेजी, किसी किस्म की लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। बल्कि कुरान की एक आयत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज भी बुलंद ना करो। तो इसलिए इस शहर का बहुत ज्यादा एहतराम था। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहता जिससे मदीने के तकद्दुस पे हर्फ आए, आंच आए, या सैंक्टिटी ऑफ मदीना शुड बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने पर्सनल रीजन से, अपनी for myself, I don't want that some Muslims should come over here and they fight with each other. There should be a civil war just because of me. तो वो ये चाहते थे कि उनकी जात के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फर्दर हम ये देखते हैं कि इवेंट्स जब डेवलप हो रहे थे तो इजिप्ट की जो पॉलिटिक्स थी उसने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया, क्योंकि इजिप्ट के लोग ज्यादा मुतासिर हुए थे इस प्रोपेगेंडा से।
और इजिप्ट में जो वहाँ की कुछ ट्राइब्स थे, उनका एक लीडर था अल-गफकी। अल-गफकी वाज अ ट्राइबल लीडर। ये इन लोगों को हेड कर रहा था। और इजिप्ट दैट वाज वेरी डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी। वहाँ पे रोमन्स का इन्फ्लुएंस भी था, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन से करीब था। क्रिश्चियन कम्युनिटी भी काफी थी, और वहाँ के लोगों ने इस्लाम भी बाद में कबूल किया था, तो वहाँ पे इस प्रोपेगेंडा का असर ज्यादा हुआ था। सो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु wanted to discuss issues with Abdullah ibn Saad bin Abi Sarah. कैन यू टेल मी, ये कौन थे अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा जिनसे हजरत उस्मान ये इश्यूज डिस्कस करना चाह रहे थे? जी, कैन यू टेल मी कि ये कौन थे? अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा। जी सोनिया, आप बताएंगे या सालारा आप बताएं? ये वहाँ के गवर्नर थे, ठीक है ना, इजिप्ट के गवर्नर थे ये। तो इजिप्ट के गवर्नर को हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना बुलाया, ठीक है। इनको इजिप्ट से मदीना बुलाया ताकि इनके साथ कंसल्टेशन कर सकें और डिस्कस कर सकें कि हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इजिप्ट, ठीक है। तो अब्दुल्ला इब्न साद जब इजिप्ट से मदीना आ गए, जब वो रास्ते में थे, तो उनकी इजिप्ट से एब्सेंस के दौरान मोहम्मद इब्न अबी हुजैफा ने वहाँ पे एक कॉप लॉन्च की, वहाँ पे एक रिविलियन लॉन्च किया, और ही टुक द पावर, ठीक है। सो मोहम्मद इब्न अबी हुजैफा ने अब्दुल्ला इब्न साद की एब्सेंस में, जब वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से डिस्कशन करने के लिए मदीना आए थे, उनकी एब्सेंस में इजिप्ट पे कंट्रोल हासिल कर लिया, ठीक है। इसके बाद थिंग्स फर्दर डेवलप्ड इन अ वे दैट from Egypt 1000 people, or even they were more than 1000 people, like 12 13 1400 भी हो सकते हैं, they started their journey towards Medina, ठीक है। तो इजिप्ट से ये लोग मदीना आने का उन्होंने सफर शुरू किया, और their objective was to overthrow the government. इसके अलावा कूफा से और बसरा से भी लोगों ने मदीने का इरादा किया। दे ऑल्सो स्टार्टेड द जर्नी। तो कूफा, बसरा और इजिप्ट, इन तीन इलाकों से काफी सारे लोग, यू मे से दैट फ्रॉम इजिप्ट दे वर अराउंड मोर देन 1000, और कूफा से दे वर अराउंड 1000, और बसरा से भी 1000 के करीब लोग थे। सो दे वर अराउंड 3500 टू 4000 पीपल, जिन्होंने एक साथ अपना सफर शुरू किया, कूफा से, बसरा से, इजिप्ट से। और इन सब की मंजिल थी मदीना, और इन सब का ऑब्जेक्टिव था टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। और ये सारे रिबेल्स थे, इनके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो अब्दुल्ला बिन सबा था। लेकिन वो ये चाहता था कि दीज पीपल शुड आल्सो बी डिवाइडेड, ठीक है। वो इन लोगों को भी यूनाइट नहीं देखना चाहता था, वो उनको भी डिवाइड करना चाहता था, ताकि मुसलमानों के अंदर सिविल वॉर हो और मुसलमान आपस में मजीद लड़ते झगड़ते रहे। तो इसलिए उसने, जो इजिप्ट के लोग थे, उनको उसने ब्रेन वॉश किया था कि हजरत अली शुड बी द नेक्स्ट खलीफा। तो इजिप्ट के लोग ये चाहते थे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तो को खलीफा बनाया जाए। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर ये चीज कुफा में भी नहीं हुई थी। हजरत अली, कुफा हजरत अली को बहुत सपोर्ट करता था। वो तो असल में बाद में कर रहे थे, जब हजरत अली खलीफा बन गया ना, तो तब उनको वहां से सपोर्टर ज्यादा मिले। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन डेवलप हो रही थी, हजरत उस्मान को जब शहीद किया गया, उस वक्त तीन शहरों से लोग आए थे। तो इजिप्ट के जो लोग थे, उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि हजरत अली को खिलाफत में इंस्टॉल किया जाए, ठीक है। और कूफा के जो लोग थे, वो हजरत जुबैर को खलीफा बनाना चाहते थे, ठीक है। और जो सर, बसरा के लोग थे, वो तलहा को बनाना चाहते थे। जी जी। सर इजिप्ट के लोग अमर इब्न आस के बहुत सपोर्ट में थे ना, क्योंकि वो पहले उनके गवर्नर थे। जी जी। अमर बिन आस का मैंने आपसे डिस्कस किया था, जब हम हजरत उस्मान की खिलाफत की शुरू की बात अ, कर रहे थे, कि उनका सर, डिस्प्यूट हो गया था। वहाँ के जो ट्रेजरी ऑफिसर थे ना, अब्दुल्ला बिन साद इब्न बिसरा ट्रेजरी ऑफिसर थे। जब हजरत अमर बिन अल आस ने दोबारा रिकनकर किया यस था इसको, तो उसके कुछ टाइम के बाद, अराउंड 1 ईयर, 1 2 साल के बाद, उनका वहाँ के जो ट्रेजरी ऑफिसर थे अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा, उनसे डिस्प्यूट हो गया था लोन के मामले पे, कि उन्होंने लोन वापस करना था और वो डिले कर रहे थे। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने अमर बिन अल आस को वहां से डिपोज किया था। तो ये जो इवेंट अभी ओके सर। डेवलप हो रहे हैं, तो इस वक्त उनको डिपोज हुए तकरीबन 8 9 साल हो चुके थे, ठीक है ना। तो अमर बिन आस को यस भी सर। ऑफिस से हटे हुए 8 से 9 साल हो चुके हैं, अब जब हम बात कर रहे हैं 656 में, ठीक है ना। तो उनको 40
47-48 में वहां से डिपोज कर दिया था हजरत उस्मान रजी। अगर देखिए ना, अगर वो वहां पे होते तो शायद सूरत हाल ऐसी डेवलप ना होती, क्योंकि इजिप्ट के लोग हजरत अमर बिन अलास को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उनका वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी था। तो हजरत उस्मान के खिलाफ जो चार्जेस थे, उनमें एक चार्ज ये भी था कि उन्होंने अमर बिन अलास को डिपोज करके वहां पे अपने रिलेटिव अब्दुल्ला इब्न साद को गवर्नर बना दिया है। तो अब जब सूरत हाल डेवलप हो रही थी तो हजरत अमर बिन आस को तो बहुत टाइम हो गया था वहां से गए हुए। अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा ये गवर्नर थे, और ये जब मदीना आए तो इनकी एब्सेंस में वहां पे एक बगावत हुई। उस बगावत के नतीजे में मोहम्मद इब्न अबी हुज़ैफा ने गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर लिया, और इजिप्ट से तकरीबन 1200-1300 के करीब लोगों ने मार्च किया मदीना की तरफ। अच्छा, दूसरी जो रीजन थी कि ये हजरत अली को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, उसकी एक जो बड़ी वजह थी वो मोहम्मद बिन अबू बकर थे, ठीक है ना। यू नो हु वाज मोहम्मद बिन अबू बकर? आप उसको रिकॉल कर सकते सर हैं हजरत मोहम्मद अबू बिन। बकर के बेटे थे। जी जी, हजरत अबू बकर के बेटे थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब डेथ हुई तो उस वक्त इनकी मोहम्मद बिन अबू बकर की एज बहुत कम थी, लाइक माइनस चाइल्ड थे। और हजरत अबू बकर की जो वाइफ थी, जो उनकी मदर थी, फिर उनकी शादी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से हो गई हजरत फातिमा की डेथ के बाद। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की डेथ के बाद तो ये जो थे मोहम्मद बिन अबू बकर, इनकी जो परवरिश हुई थी, इनका ब्रॉटअप हुआ था, वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे हुआ था। तो लोग इनको हजरत अली के बेटों की तरह समझते थे, और इनको बनु हाशिम का नुमाइंदा समझा जा रहा था। तो इज इट क्लियर कि मोहम्मद बिन अबू बकर का मतलब है कि इट इज अ हाशमाइट कॉज। ये आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। तो ये भी थे, फिर अम्मार बिन यासिर थे, और मोहम्मद बिन अबू बकर थे, मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा थे। इन सब ने इजिप्ट में काम किया, तो इजिप्ट से ज्यादातर लोग जो थे वो ये चाह रहे थे कि हजरत अली शुड बी द खलीफा। अब फिर इसमें हम ये भी देखते हैं ना कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सहाबा कराम को अलाउ किया कि वो प्रॉपर्टीज खरीद लें मुख्तलिफ इलाकों में, हजरत उमर ने तो उस पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगाई थी कि वो किसी को अलाउ नहीं करते थे कि कोई सेटल हो जाए कर टेरिटरीज में। लेकिन हजरत उस्मान ने ये पाबंदी खत्म कर दी थी। तो हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काफी सारी प्रॉपर्टी कूफा में खरीदी थी। हजरत तलहा ने बसरा में काफी प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज थी उन पे काम करने वाले लोग भी थे, बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, तो इसलिए काफी इन्फ्लुएंस था हजरत जुबैर का कूफा में। हजरत तलहा का बसरा में काफी इन्फ्लुएंस था। ये हम आगे देखेंगे बैटल ऑफ कैमिल में, तो वहां भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कूफा और बसरा जो है। अब देखिए ना, आप कूफा की बात कर रहे हैं कि हजरत अली के ज्यादा सपोर्टर्स थे कूफा। जब हम देखेंगे हजरत अली के टाइम पे कि जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले अपने बेटे हजरत हसन को भेजा कि आप जाके कूफा वालों से बात करें कि दे शुड प्रोवाइड सम आर्मी अगेंस्ट हजरत तलहा जुबैर, ये जो मक्कर फोर्स है। तो शुरू में उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत कम लोगों ने सपोर्ट किया। फिर हजरत अली खुद गए, फिर जाके तकरीबन 10,000 लोग वहां से रेडी हुए। तो इसमें हम आगे बात करेंगे तो डेफिनेटली कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि तीन जो इलाकों के लोग हैं, अगर ये चाहते तो तीनों एक ही नाम को सपोर्ट करते, लेकिन लेकिन अब्दुल्ला बिन सबा जो है वो ये नहीं चाहता था कि ये लोग यूनाइट हो, वो सिविल वॉर चाहता था। इसलिए उसने इन तीनों लोगों को तीनों जो ग्रुप्स थे उनको अलग अलग नामों पे उसने राजी किया हुआ था। अच्छा, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन सब के ग्रीवेंसेस सुने, और उनके जो चार्जेस थे उन सबको आपने एक्सप्लेन किया, और आपने रिजेक्ट किया तमाम चार्जेस को, और रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ आपने एक एक चीज पे बात की कि आप मुझ पे जो इल्जाम लगा रहे हैं ये सिर्फ इल्जाम है, कि कोई हकीकत नहीं है। मदीना के जो लोग थे वो मजलिस शूरा थे, मजलिस आम भी थे। तो मदीना के लोगों के सामने ये बातें हुई, पूरा मदीना शहर वहां पे मौजूद था। तो इन सब लोगों ने हजरत उस्मान की व्यू को सपोर्ट किया कि हजरत उस्मान जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं दैट इज फाइन, और ये जो चार्जेस हैं दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, और इसमें कोई हकीकत नहीं है। मिसाल के तौर पे उन लोगों ने कहा कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को मिस यूज किया है, आपने पब्लिक के पैसे को गलत जगह पे इस्तेमाल किया है, अपने रिश्तेदारों को आपने अपना पैसा पब्लिक का पैसा दिया है, बैतुल माल का पैसा दिया है। तो हजरत उस्मान ने ये जवाब दिया कि देखें, जब मैं खलीफा बना तो मैं अरब के चंद मालदार तरीन लोगों में से था। I was the richest person of Arabia, but now I have just two camel which I have kept just for pilgrimage, and I have nothing else. I have given each and everything in the way of God, और for public treasury, और मैं तो अपने तमाम चीजें थी, जितना था पैसा था, सब कुछ मैंने अवाम के लिए वक्फ कर दिया। तो हाउ कैन यू ब्लेम मी कि आई एम मिस यूजिंग पब्लिक ट्रेजरी?
मैंने तो अपनी भी जो ट्रेजरी थी, जो कि बहुत ज्यादा मेरे पास माल दौलत था, वो मैंने पब्लिक में खर्च कर दी, आवाम को दे दिया। तो इस तरह फिर आपने जितनी भी एलिगेशंस थी उन सबका जवाब दिया, एंड पीपल दे वर सेटिस्फाइड। अभी इस्लामिक खिलाफत में ये होता है कि मजलिस शूरा, दैट इज अ सुप्रीम काउंसिल, और उससे भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होती है इस्लामिक गवर्नमेंट में, इस्लामिक सिस्टम में, दैट इज कोर्ट। ठीक है ना? कोई भी इशू हो आप कोर्ट में जज के सामने ले जा सकते हैं, काजी के सामने ले जा सकते हैं, और काजी जो है वो किसी की मर्जी का पाबंद नहीं होता। वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक फैसला करता है, लॉ के मुताबिक फैसला करता है। इवन खलीफा भी काजी को मजबूर नहीं कर सकता। तो बहुत सी एग्जाम्पल्स है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को कोर्ट में बुलाया गया, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का फैसला चूंकि मजलिस शूरा ने किया, कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और रिबेल्स कोर्ट जाने को तैयार भी नहीं थे क्योंकि उनके पास एविडेंसेस नहीं थे। एक डिमांड की उन्होंने, रिबेल्स ने, जो कि हजरत उस्मान ने मान ली उनकी एक डिमांड। वो डिमांड ये थी कि उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन साद को हटाया जाए इजिप्ट से, जो गवर्नर है उसको हटा दिया जाए इजिप्ट के गवर्नर को, और उनकी जगह मोहम्मद बिन अबू बकर को गवर्नर बनाया जाए, जो कि हमारी मर्जी के गवर्नर है। हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद बिन अबू बकर को गवर्नर बनाए और अब्दुल्ला बिन साद को गवर्नरशिप से हटा दें। ठीक है? हजरत उमर का तरीका भी ये था कि जब किसी इलाके के लोग ये कहते थे कि हम चाह रहे हैं कि गवर्नर चेंज कर दें, तो वो गवर्नर को चेंज करके किसी और को गवर्नर बना देते थे। तो हजरत उस्मान ने उनकी इस बात को मंजूर कर लिया। नाउ यू सी दैट रिबेल्स दे वर सेटिस्फाइड। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आर्गुमेंट से उनको सेटिस्फाइड कर दिया, मजलिस शूरा भी सेटिस्फाइड थी, एंड दे रिटर्न टू देयर होम्स। अब आप मुझे ये बताइए कि जब ये रिबेल्स सेटिस्फाइड हो गए, देखिए रिबेल्स में बहुत से लोग जो वो इनोसेंट लोग भी थे, जिनको प्रोपेगेंडा करके यहाँ पे लाया गया था, जिनको बहका के लाया गया था। अब रिबेल्स अगर सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो आपके ख्याल में यहाँ किसको परेशान होना चाहिए, किसका नुकसान था, या सर who should- वो अब्दुल्ला इब्न साद, अब्दुल्ला बिन सबा, अब्दुल्ला बिन सबा। अब्दुल्ला बिन सबा जी। ठीक है ना? अब्दुल्ला बिन साद अलग है, अब्दुल्ला बिन साद जो है वो गवर्नर है इजिप्ट के ना, और अब्दुल्ला बिन सबा, बल्कि आप इसको, जो अब्दुल्ला बिन सबा है ना, अगर आपको पूरा नाम याद नहीं हो तो आप इसको इब्ने सबा भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो इब्ने सबा के फॉलोवर्स को सबाइट्स कहा जाता है। इब्ने सबा, और जिन्होंने इसको फॉलो किया उन लोगों को कहते हैं सबाइट्स। और बल्कि अरबिक और उर्दू में भी इनको सबाई कहते हैं। तो सबाई वो थे जो अब्दुल्ला बिन सबा को फॉलो किया। तो अब्दुल्ला बिन सबा और उसके जो फॉलोवर्स थे, देवर वरीड के इतनी मेहनत करके मिस्र से, कूफा से, बसरा से लोगों को बहका के लाए कि हजरत उस्मान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उनको उतारना चाहते थे सीट से, लेकिन उनकी तमाम की एक राय पे पानी फिर गया। तो इसका मतलब है कि उनका जो प्लान ए था वो नाकाम हो चुका है। लेकिन यू नो वेल कि ये लोग बहुत ज्यादा मास्टर्स थे इस चीज में, प्रोपेगेंडा में ट्रेन थे, और इन्होंने हर सूरत में अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना था। तो प्लान ए कामयाब होने के बाद उन्होंने प्लान बी पे अमल करना था। और जो लोग इस तरह तैयारी करते हैं, उन्होंने प्लान्स रखे होते हैं कि प्लान ए नहीं तो फिर बी, बी नहीं तो फिर सी। तो इन्होंने प्लान बी एक्टिवेट किया। ठीक है? प्लान बी उन्होंने इस तरह एक्टिवेट किया कि जब ये वापस जा रहे थे, मदीने से थोड़ा आगे गए, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है वो ऊंट पे जा रहा है, और वो भी इजिप्ट के रास्ते की तरफ जा रहा है। इन्होंने उसको रोका, पूछा भी कहाँ जा रहे हो, कौन हो? तो उसने कहा कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ और इजिप्ट जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे अपनी जाती तौर पे जा रहा हूँ, मुझे अपना पर्सनल काम है। तो उन्होंने कहा कि चेकिंग कराओ अपनी। तो उसने अपनी चेकिंग करवाई तो कुछ नहीं निकला। घोड़ा वोड़ा उन्होंने, जो ऊँट था वो सारा चेक किया, उसके कपड़े वपड़े कुछ नहीं निकला। उसके बाद पानी की एक मशकीज़ा था उस जमाने में, पानी आपको चमड़े की एक बड़ी सी आप उसको मशकीज़ा कह लें, या एक बड़ा सा बॉटल तो नहीं, बहुत बड़ी एक चीज होती थी चमड़े की, उसको मशकीज़ा कहते थे। तो उसमें पानी लेके जा रहा था, तो वो उसको खोला गया, उसको फाड़ के उन्होंने पानी गिराया। उसके अंदर एक शीशे की बोतल थी, और उस बोतल के अंदर एक लेटर था। उसमें वो लेटर हजरत उस्मान की तरफ से लिखा हुआ था, कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खत में, जो इजिप्ट के गवर्नर थे अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा, उनको लिखा था हजरत उस्मान ने कि ये लोग जो कि अभी जा रहे हैं रास्ते में, जो सबाइश थे बेसिकली, ये लोग जैसे ही इजिप्ट पहुंचे, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है? उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि ठीक है, मैंने इन लोगों से वादा कर लिया कि मोहम्मद बिन अबू बकर को मैं गवर्नर बना रहा हूँ, लेकिन मोहम्मद बिन अबू बकर को मैं गवर्नर नहीं बना रहा।
उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए और सबको कत्ल कर दिया जाए। तो इज इट क्लियर कि आपको ये क्लियर हो गया कि खत में क्या लिखा हुआ था? जी सर। ठीक है ना? तो खत में ही लिखा हुआ, ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया। और खत था हजरत उस्मान की तरफ से किसके नाम? अब्दुल्ला इब्न साद के नाम, जो कि मिस्र के पहले गवर्नर थे, जिनको हजरत उस्मान ने इन लोगों के कहने पर डिपोज कर दिया था। ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने इसको पकड़ लिया, बंदे को खत मिल गया। नाउ दे वर वेरी एंग्री कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला उनके साथ धोखा किया है, और हजरत उस्मान जो है वो उन्हें सजा देना चाहते हैं, उन्हें कत्ल कराना चाहते हैं। और हजरत उस्मान तो खलीफा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दे गॉट वेरी एंग्री, और फिर वो वापस आ गए दोबारा। दोबारा आके उन्होंने हजरत उस्मान के घर का घेराव कर लिया। हजरत उस्मान ने लेटर की अथेंटिसिटी को डिनाई किया और कहा कि उन्होंने ये खत नहीं लिखा। ठीक है। लोगों ने पूछा कि देखें ये जो बंदा है इसको जानते हैं आप? उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सर्वेंट है। ऊंट का पूछा तो कहा बिल्कुल ये गवर्नमेंट का ऊंट है। तो उन्होंने कहा कि जिसमें स्टैंप लगी हुई है ये, उन्होंने कहा कि ये स्टैंप तो मेरी है। कि फिर कहा ये खत, तो ये खत मैंने नहीं लिखा और स्टैंप भी मैंने नहीं लगाई। तो उन लोगों ने पूछा कि आपकी स्टैंप को और कौन यूज कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि मरवान बिन हकम जो है वो मेरी स्टैंप को यूज करता है। अब मरवान बिन हकम जो है वो हकम इब्न अलास का बेटा था, जिनको जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सपेल किया था। इसमें हमने चार्जेस में बात की थी ना कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पे एक ब्लेम ये भी था कि आप हकम बिन अलास को वापस ले आए थे। हकम बिन अलास के साथ उसका बेटा भी था मरवान। ठीक है। तो ये मरवान तो आपका सेक्रेटरी था, पर्सनल सेक्रेटरी था, और आपका दामाद भी था। आप अपनी बेटी की शादी भी इससे कर दी थी, आपका रिलेटिव भी था। तो आपने कहा कि मरवान जो है वो मेरी स्टैम्प को यूज करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि किस तरह हालात डेवलप हो रहे हैं? इज इट क्लियर? देखिए, जहां भी कोई जी सर। एम्बिग्यूटी आप मुझे रोक सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो आप मुझे रोक के फिर पूछिएगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मरवान जो है उनके पास, उसके पास मेरी स्टैम्प होती है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि ठीक है, आपने नहीं लिखा ये खत। हजरत उस्मान ने कहा कि मैं अल्लाह के नाम की कसम खा के ये कहता हूँ कि ये खत मैंने नहीं लिखा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और इसकी अथेंटिसिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है, ये मेरा खत नहीं है। और कहा कि आई एम इनोसेंट इन दिस मैटर, मैंने आपके साथ कोई बदअहदी नहीं की। मैंने जो आपने कहा था कि मैं आपके गवर्नर को डिपोज करके मोहम्मद बिन अबू बकर को गवर्नर बना दूं, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, अभी भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जस्ट फेक लेटर है। उन लोगों ने डिमांड की कि आप ऐसा करें, मरवान बिन हकम को हमारे हवाले करें, हम खुद उससे इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर उसने ऐसा किया होगा तो हम उसको पनिश करेंगे। हजरत उस्मान ने जवाब दिया कि हम इस्लामिक खिलाफा में रहते हैं, खिलाफा के कुछ उसूल होते हैं। अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि ये खत मरवान ने लिखा है, तो यू शुड गो टू द कोर्ट। आप कोर्ट में आए, मैं मरवान को भी कोर्ट में लेके आऊंगा। कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपके पास एविडेंस है तो लेके आए, कोर्ट में पेश करें, एविडेंस के मुताबिक फैसला होगा। वरना मेरी जिम्मेदारी है एज अ खलीफा कि मैं हर शहरी की जिंदगी की हिफाजत करूं। मैं किसी शहरी को आपके हवाले नहीं कर सकता कि आप उसको पकड़ के कत्ल कर दें। आप लोगों के मुझे इरादे ठीक नहीं लग रहे। आप लोग अगर समझ रहे हैं कि इसमें मरवान का हाथ है, तो आप एविडेंस लेके आए, कोर्ट में पेश करें, मरवान जो है उनके हवाले कर देंगे हम। उन लोगों ने आपके घर का को बिसीज कर दिया, घेराव कर लिया। तो इस बात पे डेडलॉक कायम हो गया कि वो लोग कह रहे थे कि आप मरवान को हमारे हवाले करें, हजरत उस्मान कह रहे थे कि नहीं, कोर्ट में एविडेंस लेके आए, और उसके बाद जो है जो कोर्ट फैसला करेगी, आपके पास एविडेंस है तो मरवान को पनिश कर सकते हैं आप। यहाँ तक आपको क्लियर है कि मरवान कौन था और किस तरह डेडलॉक कायम हो गया? जी सर। तो हजरत उस्मान के घर का जो घेराव था शुरू में इतना ज्यादा सिवियर नहीं था, खाना पानी वानी सब कुछ अंदर जा सकता था। बस वो प्रेशराइज कर रहे थे कि आप मरवान को हमारे हवाले करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंटेंसिफाइड होता गया। अच्छा, ये मौका भी हज का था। अब्दुल्ला बिन सबा ने खास तौर पे इस टाइम को चूज किया था जब ज्यादातर लोग, जब वो हज के लिए गए होते हैं, तो मदीने में ज्यादातर लोग मौजूद नहीं थे, हज के लिए मक्का गए हुए थे। और उनका विसीज जो है वो स्ट्रॉन्ग होता गया, इंटेंसिफाइड होता गया। इस मौके पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा, जुबैर और उनके बेटों ने, हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, सब ने हजरत उस्मान के घर को डिफेंड किया, रास्ते पे खड़े रहे, और किसी भी रिबेल को, किसी भी सबाई को अंदर आपने नहीं जाने दिया। अच्छा, ये मुहासरा चलता रहा। फिर बाद में उन्होंने पानी भी बंद कर दिया कि प्रेशराइज होकर आप की टर्म्स को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन हजरत उस्मान भी अपने उसूलों पे पाबंद थे, बात पे पक्के थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो आप डिपोज हो जाएं, पोस्ट छोड़ दें, ठीक है,
या फिर जो है मरवान को हमारे हवाले कर दें, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, रिबल्स को ये लगने लगा कि कुछ ही टाइम के बाद जो है वो, जब हज खत्म होगा तो लोग आएंगे मक्का से, हो सकता है कि बाकी लोग भी आ जाएं और इलाकों के लोग भी आ जाएं, और इवन मदीना के लोग भी वापस आ गए, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंटिन्यू द विसेज। तो उन्होंने ये फैसला किया कि नाउ वी शुड बी क्विक इन एक्शन, और चीजों को जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से मदीने के लोगों ने कहा कि ही शुड लेट देम फाइट अगेंस्ट द रिबेल्स, कि हम उनको यहाँ से भगा देते हैं, उनसे जंग करते हैं। लेकिन हजरत उस्मान ने मना किया कि आई डोंट वांट एनी ब्लडशेड इन मदीना, और देयर इज अ सैंक्टिटी ऑफ मदीना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस शहर में वायलेंस हो, मैं कभी भी इस बात को अलाउ नहीं करता। और बाकी मुसलमान खुद से जंग स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि खलीफा इज अ कमांडर इन चीफ, और अमीरुल मोमिनीन होता है खलीफा। खलीफा की इजाजत के बगैर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। हजरत अली, तलहा, जुबैर कोई भी हमला स्टार्ट नहीं कर सकते थे, उनसे मुकाबला स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खलीफा को फॉलो करना जरूरी था। 17 जून को जब इन लोगों ने देखा, रिबल्स ने, कि बहुत टाइम गुजर गया है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो दे चेंज द स्ट्रेटेजी। तो उन्होंने देखा कि मेन गेट से तो नहीं जा सकते, तो उन्होंने घर के ऊपर से जाके छत में सुराख करके, कुछ लोगों ने, हो सकता है जो नीचे लोग, उन्होंने शोर शराबा किया हो, या उन्होंने तवज्जो हटाने की कोशिश की, उन्होंने गेट पे अटैक किया हो, लेकिन कुछ लोग जो है वो बैक साइड से जाके अटैक करके उन्होंने घर के अंदर सुराख करके दाखिल होने की कोशिश की। ठीक है। तो वो वहां से कामयाब हो गए जाने में। उन्होंने कुछ जो था छत में एक छोटा सा एरिया था, वहां से उन्होंने सुराख किया और उसमें दाखिल हो गए। और उन्होंने फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु पे अटैक किया दाखिल होके। हजरत नाइला जो थी, उन्होंने प्रोटेक्ट किया। तो सबसे पहले जो शख्स अंदर दाखिल हुआ, दैट वाज मोहम्मद बिन अबू बकर, जिसकी हमने ऊपर बात की। तो मोहम्मद बिन अबू बकर वहां से सबसे पहले दाखिल हुआ। ठीक है। मोहम्मद बिन अबू बकर, जब उसने जाके हजरत उस्मान की इंसल्ट की, हजरत उस्मान को टॉर्चर किया, तो हजरत उस्मान ने कहा कि अगर आज तुम्हारे वालिद अबू बकर जिंदा होते, तो वो तुम्हारी इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा होते, कभी भी इस बात को एक्सेप्ट ना करते, अलाउ ना करते, और वो तुम्हें इस पे बुरा भला कहते। तो उस पे इसका असर हुआ, और उसने हजरत उस्मान को छोड़ दिया, और जहां से आया था उसी रास्ते पे वापस चला गया। बाकी लोगों ने हजरत उस्मान पे अटैक किया। हजरत नाइला जो उनकी वाइफ मौजूद थी, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी उंगलियां कट गई उनको बचाते हुए। उन्होंने तलवार से अटैक किया हजरत उस्मान पे। हजरत उस्मान जो कराची की तिलावत फरमा रहे थे, बट दे किल्ड हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ब्रूटली, और उनके सर पे वार किया और उनको शहीद कर दिया। और इस तरह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो रूल था, दैट वाज एंडेड ऑन 17th ऑफ जून 656। अच्छा, फिर आपकी तदफीन में जो है उसमें हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सबने शिरकत की। लेकिन जो रिबल्स थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया कि हजरत उस्मान को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। तो रात के अंधेरे में इन लोगों ने आपको दफन किया, और जाबिर इब्ने मुतअम जो थे, उन्होंने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। तो आई होप कि ये इवेंट्स आपको क्लियर हो गए कि हाउ दीज इवेंट्स डेवलप्ड, और अल्टीमेटली हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। एनी क्वेश्चन यहाँ तक आपको क्लियर है? ये सारा यस सर। सोनिया आपको भी क्लियर है, या आपको भी? जी सर। Okay, चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, एलिगेशंस ऑफ नेपोटिज्म, ये काफी सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं पहले ही। इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप इसको पढ़िएगा, तो दैट वुड बी क्लियर। कि इसमें, बल्कि मैं इसको ब्रीफली बता देता हूँ, फिर क्योंकि एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। देखिए, उनमें सबसे बड़ा चार्ज ये था कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने रिलेटिव्स को सपोर्ट किया, अपने रिलेटिव्स को इम्पोर्टेंट पोस्ट पे तैनात किया। तो चार्ज ये था कि वो इनएफिशिएंट थे। लेकिन आप अगर उनकी प्रोग्रेस देखें, तमाम रिलेटिव्स की, कूफा, बसरा, इजिप्ट और सीरिया के जो गवर्नर्स थे, तो ये बहुत ही एफिशिएंट गवर्नर्स थे, और द हीरोज ऑफ द मुस्लिम उम्मा। इन सब ने बहुत ज्यादा इस्लामिक खिलाफत को एक्सपेंड किया। ठीक है। इन पे हम आगे बात कर चुके हैं, वैसे पहले हमने बात कर ली है, तो उसकी मैं ज्यादा दोबारा डिटेल में नहीं जा रहा कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जितनी भी जानब एक्सपेंशन हुई थी,
तो जितने भी कमांडर्स थे वो यही लोग थे, कूफा के गवर्नर, बसरा के गवर्नर, इजिप्ट के गवर्नर और सीरिया के गवर्नर, ये चारों गवर्नर्स थे जो कि इस एक्सपेंशन में शामिल थे और दे वर ग्रेट मुस्लिम कमांडर्स। फिर नेवी भी इन्हीं लोगों ने बनाई थी, हजरत माविया थे, अब्दुल्ला इब्न साद इब्न बिसरा थे। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है। अगर ये इनएफिशिएंट होते तो सारी बात है ये अचीवमेंट्स न होती। जब बाकी जहां तक ताल्लुक है सीरिया का, बाकी तीन गवर्नर तो उनको तो अपॉइंट थे, लेकिन जो सीरिया के गवर्नर थे हजरत माविया, उनको हजरत उस्मान ने अपॉइंट नहीं किया था, बल्कि वो हजरत उमर के टाइम से चलते आ रहे थे। इनके बड़े भाई थे यजीद बिन अबू सुफियान, जो कि जिनका हमने हजरत अबू बकर के टाइम पे डिस्कस किया था, और हजरत उमर के टाइम पे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो 4 आर्मीज भेजी थी सीरिया के फ्रंट पे, उनमें एक आर्मी की जो लीडरशिप थी वो यजीद बिन अबू सुफियान के हाथ में थी। तो यजीद बिन अबू सुफियान की डेथ हो गई थी फिबाइन के दौरान, जो ये अपनी प्लेग के दौरान, प्लेग जो बीमारी आई थी उसके दौरान उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद फिर सीरिया का गवर्नर हजरत माविया को हजरत उमर ने बनाया था। हजरत माविया जो है वो बहुत ही एफिशिएंट गवर्नर थे, क्योंकि यू नो वेल के हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी भी गवर्नर की किसी भी इनएफिशिएंसी को बर्दाश्त नहीं करते थे। कंप्लेन आती थी तो डिपोज कर देते थे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। लेकिन हजरत माविया जो है उनके बड़े अच्छे गवर्नर थे, जिन पे उनको बहुत ट्रस्ट था। तो इसका मतलब ये कि हजरत माविया ही वाज अ वेरी गुड गवर्नर, और हजरत उस्मान ने फिर इससे कंटिन्यू किया था। बाकी सारे चार्जेस भी जो हैं वो भी इसी तरह इनवैलिड हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक बात की जाए एक्स्ट्रा वैकेंसी की, तो या अगर हम बात करते हैं कि उनके टाइम पे बहुत ज्यादा लग्जरीज आ गई थी, कैपिटलिज्म आ गया था, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया था। तो ये जो डिसीजन दिए उन्होंने, ये सारे मजलिस शूरा से बात करके उन्होंने लिए, उनकी पॉलिसी थी। तो पॉलिसी जो है वो उसमें उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं उसके इम्पैक्ट रॉन्गफुल हो। लेकिन हम हजरत उस्मान की जो आप कह सकते हैं कि उनकी सिंसियरिटी है, उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि गलत फैसला भी हो जाता है। अगर गलत फैसला भी गलती से हो गया तो उसको सुधारा भी जा सकता है, पॉलिसी को चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन हजरत उस्मान ने कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जो कुरान के या सुन्नत के खिलाफ हो। कुरान की कॉपीज को बर्न करने की बात पे एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने कुरान की तौहीन की है, डिसरिस्पेक्ट की है। द डिसीजन ऑफ मजलिस शूरा, पूरी मजलिस शूरा ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया था। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आप देखिएगा, तो जो मैंने बातें की तकरीबन यही बातें आपको इन पॉइंट्स में सिस्टमेटिकली मिल जाएंगी। ठीक है? और ये तकरीबन सारी बातें ऊपर डिस्कस हो चुकी हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क मी, तो मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर आपको? आगे चलें? सर जी जी। सर हजरत उस्मान पे क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं? ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया ना, ये वाला आपके पास है ना? तो इसके बिल्कुल एंड पे जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपको शेयर किए हुए हैं। इसमें वैसे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि टाइम भी कम रह गया है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इलेक्शन के बारे में लिखें। अच्छा, इलेक्शन में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि चारों कैलिफ्स के इलेक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है कि आप चारों कैलिफ्स के इलेक्शन पे लिखे, तो उसमें हजरत उस्मान का भी आपको लिखना होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि हजरत उस्मान के टाइम पे जो इवेंट्स हुए, मेन इवेंट्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और काफी दफा आ चुका है। तो उसमें आप इलेक्शन की बात करेंगे, फिर फॉरेन अटैक की बात करेंगे, एक्सपेंशन को ब्रीफली मेंशन करेंगे, कंपाइलेशन ऑफ द कुरान की बात करेंगे, और पूरा आप इसको एंड तक लेके जाएंगे, लेकिन ब्रीफ लेके जाएंगे आपके मार्टिरडम तक। यानी हर इवेंट को आप दो दो तीन तीन लाइन में कवर करके एज अ होल आंसर लिखेंगे कि हजरत उस्मान के 12 साल के दौर में कौन कौन से मेन इवेंट्स हुए। तो ये आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि दे में आस्क यू अबाउट द एक्सपेंशन, सिर्फ एक्सपेंशन के क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें फिर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों एक्सपेंशन पे बात कर सकते हैं। अच्छा, बैटल्स का जहां तक ताल्लुक है, अच्छा एक्सपेंशन का क्वेश्चन भी मेरा ख्याल है इस तरह नहीं आया, ये नया क्वेश्चन होगा, लेकिन आ सकता है क्योंकि सीआईए वाले इस दफा नए क्वेश्चन दे रहे हैं 2-3 सालों से, कोरोना के बाद 2-3 साल तो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन पिछले 2 सालों से वो नए क्वेश्चन दे रहे हैं। तो एक्सपेंशन ये आप नोट कर लें, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि
एज अ होल आपके टाइम पे एक्सपेंशन किस तरह हुई। वर्डिंग चेंज हो सकती है, मे बी ये वर्डिंग हो सकती है कि हजरत उस्मान एक्सपेंडेड द खिलाफा इन ऑल फोर डायरेक्शंस, राइट एन अकाउंट ऑफ दिस एक्सपेंशन। या ये भी आ सकता है कि हजरत उस्मान की मिलिट्री पॉलिसी और एक्सपेंशन के बारे में लिखें, तो मिलिट्री पॉलिसी को भी हम डिस्कस करेंगे। ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है बैटल्स में, बैटल ऑफ फिनिक्स पे आ सकता है। फिनिक्स या इसका एक और नाम जो बैटल ऑफ मास्ट भी है, ठीक है। तो बैटल ऑफ मास्ट जो है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स का, कि दे जस्ट आस्क यू टू राइट एन अकाउंट ऑफ द बैटल ऑफ मास्ट या फिनिक्स, ठीक है। या अगर ट्विस्ट करना चाहे तो ये कह सकते हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट नेवी, राइट अबाउट एस्टैब्लिशमेंट एंड द मेजर बैटल fought during this period like in 52, इस तरह रेफर भी कर सकते हैं ईयर के साथ। तो ये आपको क्लियर हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जी सर। और फिर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। वो आ भी चुका है कि हजरत उस्मान की अपनी खिलाफत को एक्सटेंड करने के हवाले से, एक्सपेंशन के हवाले से, मेंटेन करने के हवाले से क्या पॉलिसी थी, तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हम उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। इसमें हम सोशल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे, और आपने किस तरह जो है वो पब्लिक पब्लिक वर्क्स को डिस्कस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रेजरी को, इनको मैं ब्रीफली कोशिश करूंगा ताकि कम टाइम में ये सारी चीजें कवर हो सके। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे, और मैं इसको वन बाय वन जो पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इसको कोशिश करूंगा कि कम टाइम में कवर करूं। बाकी फिर आप इसको खुद पढ़िएगा, और उसमें कोई भी इशू हो तो आप मुझे बताइएगा। ये चार्ट आपके सामने है, इसमें मेन इवेंट्स आए तो ये पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और पॉलिसी पे आ सकता है, अप्रोच पे, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें देख सकते हैं। मैं जरा से नीचे ले जाके आपको क्वेश्चन सिखा देता हूँ, है ना। भैया ये आप उसमें देखें, मेजर इवेंट्स पे आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पास पेपर के क्वेश्चन है, तो मेजर इवेंट्स पे आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, फिर बी में उन्होंने पूछा कि क्यों हजरत उस्मान ने डिफिकल्टीज फेस की। तो आपके ख्याल में वैसे क्या इशू हो सकता है, क्यों डिफिकल्टीज फेस की हजरत उस्मान ने, और फिर वो शहीद भी हो गए। तो आपके ख्याल में सालार आप बताइए, आपको क्या लगता है कि हजरत उस्मान ने इतनी डिफिकल्टीज क्यों फेस की। आपके ख्याल में क्या रीजन हो सकता है इसका, तो जो आपको लगता है, इतनी सारी जितनी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, इसके बाद आपको क्या लगता है। अ, सर ये क्योंकि हजरत उस्मान ताल्लुक उमैयद से था, तो उनके वैसे भी क्लैश चलता था। और हजरत उस्मान ने आते साथ ही गवर्नेंस को जब चेंज किया था, तो अ, उस पे जो वो था अब्दुल्ला इब्न अबी सबा था, उसने काफी काम किया था। और अब्दुल्ला इब्न अबी सबा ने जूस की मदद से पीछे से प्रोपेगेंडा फैलाया था, जिसकी वजह से हजरत ठीक है, उस्मान को काफी। और एक और चीज, हजरत उस्मान क्योंकि उतनी फोर्सफुली रूल नहीं करते थे जिस तरह हजरत उमर करते थे, जिसकी वजह से ठीक है, प्रोपेगेंडा फैलाने में उन्हें थोड़ी आसानी मिली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो गवर्नर्स हैं उनके हवाले से हजरत उस्मान की पॉलिसी अलग थी। उनकी पॉलिसी ये थी कि जो 4 प्रोविंसेस हैं, कूफा, बसरा, इजिप्ट और सीरिया, ये कोर प्रोविंसेस हैं। क्योंकि हिजाज मेन प्रोविंस था जहाँ पे आपका कैपिटल भी था। तो आपका ये ख्याल था कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस है, यहाँ का कंट्रोल अगर उनके काबिल एतमाद लोगों के पास होगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने रिलेटिव्स को वहां पे अपॉइंट किया, जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी थे। तो ये जो पॉलिसी थी, ये जारी बात है बनु हाशिम को खास तौर पर पसंद नहीं आई। और बनु हाशिम के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कूफा, बसरा, या आप इसको पर्शियन एम्पायर की जो बाकियात थी, वो जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व थी। फिर ज्यूज भी थे, एनिमीज ऑफ इस्लाम भी थे। और फिर आपने इस तरह बात की कि उनकी जो ग्रिप थी, उस स्ट्रिक्ट ग्रिप आपने नहीं रखी हुई थी, खासतौर पे कूफा, बसरा और इजिप्ट वगैरह में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप कुरान और सुन्ना के खिलाफ कोई फैसला करते थे। आप जहां पे बात होती लॉ की, कुरान की या सुन्ना की, तो वहां पे आप बहुत स्ट्रिक्ट भी होते। जैसे मिसाल के तौर पे आपके एक गवर्नर थे, वलीद बिन अकबा, जो कि आई थिंक बसरा के या कूफा के गवर्नर थे। तो वहाँ के लोगों ने, बल्कि वहाँ के लोग तो नहीं थे, सबाइयों ने ये सोचा कि इनको जो है वो खलीफा के सामने जो है वो इनको हम जलील कराएं, या इनको जो है उनके खिलाफ, उनके सामने जो है वो
इंफीरियर शो करें या कोई ऐसा करें कि जिससे जो है इनको खलीफा की नजर में गिर जाएं। तो उन्होंने अपने कुछ लोगों को तैयार किया कि उन्होंने जाके खलीफा से कंप्लेन की कि वलीद बिन अतवा जो है ही इज ड्रिंकिंग, और इन्होंने नमाज पढ़ाई है शराब पी के, और ये शराब पीते हैं तो शराब पीना तो हराम है, तो आपने ऐसे शख्स को गवर्नर बनाया हुआ जो कि शराब पीता है। तो आपने वलीद बिन अतवा को फौरन तलब किया मदीना, और उन लोगों से कहा कि गवाह लेके आओ। तो वो तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे और बस जाहिर नेक मुसलमान बने हुए थे, लेकिन असल में वो यहूदी थे। तो उन्होंने दो बंदे पेश कर दिए उन्हीं में से। उन्होंने कसम खा के कहा कि देखें हमने देखा इन्होंने शराब पी। तो गवाही पूरी हो गई, तो हजरत उस्मान ने कोड़े मारने की सजा दी वलीद बिन अकबा को, अपने गवर्नर को। ठीक है, और फिर डिपोज भी कर दिया। अच्छा, ये जो लोग थे जब वापस गए कूफा, तो वहां जाके लोगों से कहा कि देखिए हजरत उस्मान ने इतने अच्छे गवर्नर को, आप सब लोग जानते हैं कि वो तो कितने अच्छे गवर्नर हैं और बहुत ही एफिशिएंट गवर्नर हैं, उनको हजरत उस्मान ने लोगों की बातों में आकर के उनको सजा दे दी और उनको पनिश किया। तो हजरत उस्मान तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने इतने अच्छे गवर्नर को डिपोज किया। हालांकि इन लोगों ने खुद ही प्रोपेगेंडा करके हजरत उस्मान से उनको सजा दिलवाई थी, लेकिन वहां जाके इन्होंने उस्मान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तो इस तरह बहुत ही टेक्निकली ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लेकिन हजरत उस्मान जो है वो शरीयत के मामले में, लॉ के मामले में लीनियंट नहीं थे। वो पॉलिसीज के हवाले से लीनियंट हो सकते थे कि हजरत उमर ने जो पाबंदियां लगाई थी वो उन्होंने खत्म कर दी, लेकिन कोई भी फैसला मजलिस शूरत के अप्रूवल के बगैर वो नहीं करते थे। तो इसमें हम आगे एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा और आपको आइडिया हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो हजरत उमर से किस तरह चेंज थी, या जेन्युइन इशू जो था एक्चुअल इशू कैसे हुआ। ठीक है, अच्छा सोनिया आप बताइए, इन्होंने ये सारी बातें की, ठीक है, आप इनसे एग्री करती हैं या आपका कोई और पॉइंट है इस हवाले से? सर हजरत उस्मान के टाइम पे लाइक मदीना में भी काफी सारे चेंजेस आए, जैसे कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रही थी। और लाइक उनके टाइम पे इतना वो एम्पायर बढ़ गया था कि मतलब हिपोक्रेट्स को ज्यादा टाइम मिल गया वो डिसयूनाइट करने में वगैरह। ठीक है, ठीक है, आपने एक्सपेंशन की बात की, यानी जो मैग्नीट्यूड था एम्पायर का वो बढ़ गया था, और फिर हजरत उमर के टाइम पे आपके पास ऐसे लोग थे एडमिनिस्ट्रेटर जो कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेन थे, सहाबा कराम थे। तो हजरत उस्मान के पास उस तरह के उस लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं थे, इनके पास जो थे वो ताबईन थे। ताबईन हालांकि बेस्ट लोग थे, लेकिन जो कैपेबिलिटीज सहाबा कराम की थी उससे जारी बात है कि कैपेबिलिटीज कम थी। तो वास्टनेस ऑफ द एम्पायर ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन था। फिर आपने पॉलिसीज की बात की कि उन्होंने एम्पायर जब एक्सपेंड हो गई थी तो इतना ज्यादा रेवेन्यू आ गया था कि उस रेवेन्यू को कहीं खर्च नहीं किया जा सकता था। तो आपने मदीना में इजाजत दी कि बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, लोगों का रेवेन्यू भी बढ़ गया था। या पॉलिसीज में बात करेंगे कि जब उन्होंने लोन्स दिए तो लोगों की इनकम बढ़ गई, तो फिर लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, मदीना का लुक बदल गया, मदीना जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह डेवलप होने लग गया। तो जो लोग थे, जो सिंपल लोग थे, वो ये कहने लगे कि देखें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके टाइम पे सिंपलिसिटी थी। अब कैपिटलिज्म जो आजकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि अमीर अमीर से अमीर तक, तो इसमें हम फिर बात करेंगे। ठीक है, आपका पॉइंट भी वैलिड है, ये भी कॉज में शामिल किया जा सकता है। पर सर इनके इलेक्शंस के टाइम से ही कुछ लोग ज्यादातर लाइक हजरत अली को ज्यादातर फेवर कर रहे थे, लेकिन इवेंचुअली हजरत उस्मान वो रूलर बन गए थे। नहीं, ऐसी बात हम देखें ना डिटेल से तो ऐसी बात नजर नहीं आती, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाकी ठीक है हर हवाले से, लेकिन जो मेजोरिटी थी मदीने के लोगों की, उन्होंने ये कहा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शुड बी सेकंड इन कमांड, क्योंकि आप यंग हैं, आपकी लाइक 43 के करीब एज होगी। हजरत उस्मान की जो वो अराउंड 70 थी। तो लोगों ने कहा कि देखिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो चूंकि ज्यादा एज के हैं, तो ज्यादातर 20-25 साल जिंदा रहेंगे, हजरत अली उसके बाद खलीफा बन सकते हैं। तो मेजोरिटी का यही ख्याल था, मजलिस शूरा की, मजलिस आम की, कि देखिए क्योंकि इस्लाम में कभी भी कबीले को सपोर्ट नहीं किया गया कि ये बनु हाशिम है या ये बनु उमैया है। अब देखिए ना, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो बनु तैम के थे मेरा ख्याल है, और बनु तैम के थे, और अबू बकर सिद्दीक जो बनु अदी के थे। तो ये दोनों कुरैश की ब्रांचेस थी, लेकिन ये बनु हाशिम से नहीं थे। फिर बनु उमैया जो है, हाँ ये हो सकता है कि कुछ लोगों को एतराज हो कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने जो रोल प्ले किया था उस पे हो सकता है, लेकिन चूंकि इस्लाम में कॉन्सेंसस का कॉन्सेप्ट है ना कि इजमा हो जाता है, तो आपकी खिलाफत में इजमा हो गया था। तो इजमा हो जाए तो फिर मुसलमानों में उस दौर में ये नहीं था कि फिर लोग बात भी करते उस इशू पे, तो किसी ने कोई बात की नहीं। बात तब हुई जब आपकी पॉलिसीज की वजह से
कुरैश बहुत ज्यादा अमीर होने लग गए। फिर आपने जो ऑफिसर्स ज्यादातर अपॉइंट किए थे वो बनु उमैया से थे। तो इस वजह से बनु हाशिम की जो यूथ थे, टीनेजर्स थे, 20s 30s में थे, जो लोग नबी के बाद पैदा हुए थे, तो उन यूथ को ऐसा लगने लगा कि एक तरह से बनु हाशिम को जो है वो बिल्कुल सेग्रीगेट किया जा रहा है, उनको अलग किया जा रहा है। और ये भी उनके जहन में तब आया जब अब्दुल्ला बिन सबा ने इन चीजों को प्रोवोक किया और लोगों के माइंड्स को उसने तरह उसने मुतासिर करना शुरू किया। उससे पहले ऐसा नहीं था। यानी वरना देखिए ना, क्योंकि 7वें 8वें साल तक तो मुसलमान बहुत यूनाइट रहे, इतनी ज्यादा एक्सपेंशन हो गई, इतनी ज्यादा मुसलमानों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बेहतर हो गई, तो किसी ने भी कभी एतराज किया ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो लोग एतराज भी करते, हजरत अली भी बात कर सकते थे, मजलिस शूरा के मेन रुकन थे, और हजरत अली से भी डिस्कशन करके हजरत उस्मान फैसला करते थे। तो इस तरह का आई थिंक मेरा ख्याल ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, आगे चले। यस सर। ठीक है, अच्छा आगे आप देखिए तो एक क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट एंड चार्जेस। तो इसमें बहुत से बच्चे जो इशू ये करते हैं कि दो चीजें उन्होंने पूछी है, कॉजेज और दूसरा चार्जेस। तो बच्चे इसमें इवेंट्स भी मेंशन कर देते हैं, तो आपको इसमें इवेंट्स नहीं लिखना है। ठीक है, तो वो जो चीजें पूछे हैं वही बतानी है आपको, और उनकी शहादत से हमें क्या लेसन मिलता है इसमें हम आगे बाद में बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आप देखिए कि इलेक्शन ऑफ उस्मान जो है ये भी उन्होंने पूछा है, और कंपाइलेशन ऑफ द कुरान, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 3 खलीफा जो है उनको शहीद किया गया, तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है, तो ये भी हम इसमें बात करेंगे कि खुलफा जो शहीद हुए वो किस वजह से हुए, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसमें हम बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हजरत उस्मान की पॉलिसी क्या थी एक्सपेंशन के हवाले से, और मेंटेनिंग द स्टेट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इनकी पॉलिसी पे हम बात करेंगे, तो इसमें भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, कॉपीज, कुरान की कॉपीज को जलाने के हवाले से जो क्रिटिसिज्म है, क्या वो जस्टिफाइड है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसकी भी आप मार्किंग स्कीम देखिएगा कि वो जो फैसला था वो हजरत उस्मान का अकेले का नहीं था, बल्कि तमाम लोगों ने, मजलिस शूरा ने फैसला किया था, और उस पर कॉन्सेंसस हुआ था, और उस पर कोई ऐसी बात नहीं थी, और उनका जो पर्पस था वो डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था, बल्कि मजलिस शूरा ने, तो उसको हम डिटेल से बात करेंगे उसमें, जब हम दोबारा इसकी रेवलेशन प्रिजर्वेशन की बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे। अच्छा, अब आप देखिए चार्जेस अगेंस्ट उस्मान, ये एक अलग क्वेश्चन आया है, चार्जेस अगेंस्ट उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसमें इन्होंने इवेंट्स भी पूछा है। ठीक है ना, इसमें दो चीजें इन्होंने पूछी हैं, चार्जेस और इवेंट्स। इसमें कौन सी चीज नहीं पूछी उन्होंने? कॉजेज नहीं पूछे ना इन्होंने, तो इन्होंने कॉजेज नहीं पूछे। तो कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट आपको नहीं बताने हैं, आपको सिर्फ चार्जेस बताने हैं और मेन इवेंट्स बताने हैं। इससे ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट और चार्जेस पूछे थे, इवेंट्स नहीं पूछे थे। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो आप थोड़ा सा में रखिएगा। और हजरत उस्मान की जो एसोसिएशन था, इसका मोस्ट हार्मफुल आउटकम क्या था, तो इसमें हम बात करेंगे बाद में कि मुसलमानों में डिवीजन हो गई, फिर बनु उमैया बनु हाशिम की राइवलरी, फिर खिलाफत से वीक हुई, फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो प्रॉब्लम्स थी, जो रिवेंज की बात हो रही थी, ये पूरा आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, तो उसमें हम आगे बात करेंगे। अच्छा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ उस्मान्स मर्डर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट अबाउट हजरत उस्मान की खिलाफत, बल्कि ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के बारे में है। इन्होंने नाम तो हजरत उस्मान का मेंशन किया क्वेश्चन में, लेकिन उन्होंने हजरत उस्मान के मर्टरडम के कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं। तो यू नीड टू डिस्कस अबाउट द एरा ऑफ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो इसमें हम आगे बात करेंगे हजरत अली की खिलाफत पे। और ये दूसरा भी हजरत अली से रिलेटेड है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो ये तो वो क्वेश्चंस है जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। इसके अलावा भी जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो भी आ सकते हैं, बैटल ऑफ फेनिक्स आ सकती है, नेवी के बारे में आ सकता है कि किस तरह नेवी आपने लॉन्च की, एस्टैब्लिश की, और एक्सपेंशन इन 4 डायमेंशन आ सकती है। इवन नॉर्थ अफ्रीका की एक्सपेंशन पे टर्म ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, जो अभी तक नहीं आया, 2009 के बाद से अभी तक नहीं आया, जब से कोर्स आपका डेवलप हुआ है। तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर है। जी सर।
मैं एक सेशन रखना चाह रहा हूँ, 3-3 घंटे का मैंने भी प्लान किया है, आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा। 14th को, 16th को और 18th को, 20th को। तो इन चारों दिन की अलग अलग टॉपिक हैं, मैं आपको शेयर करूंगा। तो उसमें हम पास्ट पेपर के मुताबिक डिस्कस करेंगे चीजों को। पास्ट पेपर भी होंगे और मैं ब्रीफली उसके आंसर्स में टेक्निकलिटीज को इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा कि कहाँ किस क्वेश्चन में क्या एम्बिग्यूटी हो सकती है। तो 3 घंटे का सेशन होगा, 2 चैप्टर हम कवर करेंगे। सब पहला दिन जो है 14 को है, तो 14 को कुरान पैसेजेस, द हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कुरान, पास्ट पेपर भी और नोट्स भी हम इसके डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो हम इसको 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी टाइम लगे, लेकिन हम इन दोनों चैप्टर्स को कवर करके ही फिर इसको हम छोड़ेंगे। 7 ओके to 10 सर। का टाइम है, ठीक सर ओके। है ना। अगर 7 to 10 में अगर आपको थकावट होगी तो उसको बाद में प्लान, जो रहेगा उसको बाद में प्लान कर लेंगे, जैसे आपको इजी होगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरा आपको चारों जो दिन है इसमें पूरा कोर्स की पास पर सारी चीजें मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई वाइंड अप, मैं ये चाह रहा था कि जी आप कुछ कह रही हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ वो बता सकते हैं उसका? जी, सोर्स इस्लामिक लॉ को मैं जो 43 क्लास होगी उसमें उसको भी डिस्कस करूंगा। उसमें द हिस्ट्री एंड पर्पस ऑफ द कुरान है, उसमें कुरान की प्रिजर्वेशन, कंपाइलेशन और सोर्सेज इस्लामिक लॉ, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू। ठीक है। इसमें कोई आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी, अभी भी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही कुरान सुन्ना इजमा कयास के हवाले से, तो आप मुझे कह सकती हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जो है मैं बस इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूंगा कल आपकी क्लास ले लूं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी ज्यादा क्लासेस लेके हम इसको जल्दी से कवर कर लें। तो आखिरी जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो ये कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह शहीद हुए, आपको इससे क्या सबक मिलता है, या आपको क्या समझ आता है हजरत उस्मान की पर्सनैलिटी के हवाले से? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सालाना आप बताइए कि आप इससे क्या 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 लेसन आपको समझ आ रहे हैं, द वे ही वाज मार्टियर्ड। सर कॉन्सिक्वेंसेज में सर कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों में एक सिमिलैरिटी थी कि उन्हें पता था कि इनके ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन इन दोनों ने स्टेट की मैन और स्टेट की आर्मी को भी यूटिलाइज नहीं किया, बल्कि खुद अपने आप को डिफेंड करना। ठीक है, ठीक है। यानी पहली बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों जो है वो अपने उसूलों के पाबंद भी कुर्बान कर दी, लेकिन जो कुरान सुन्ना के उसूल थे, जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी, वो उन्होंने उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और अब देखिए ना, आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि एक शहरी की, आम शहरी की जिंदगी जो है एज अ खलीफा उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, कि अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने मरवान को उनके हवाले नहीं किया। और फिर अकाउंटेबिलिटी हमें नजर आती है कि उन्होंने अपने आप को पब्लिक के सामने पेश किया, उनके बातों का जवाब दिया, उनको सेटिस्फाइड किया, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उन्होंने बाय फोर्स चीजों को डिसाइड करने के बजाय डायलॉग पे फोकस किया, निगोसिएशन पे फोकस किया, बात करके डेमोक्रेटिक वे उन्होंने इख्तियार किया। अब वो चाहते तो आर्मी बुला के लोगों को हटा सकते थे, लोगों अपने लोगों को कह सकते थे कि इनके साथ जंग करें, अपने आप को डिफेंड करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने एज अ खलीफा ये मैसेज दिया कि जो लीडर होता है वो हर एक का लीडर होता है। इवन कुछ लोग अगर उसके खिलाफ भी हो जाए, रिबेलियन भी करें, तो उनको भी डायलॉग से समझाना खलीफा की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि इनमें बहुत सारे लोग इनोसेंट हैं जिनको वरगला के लाया गया है, तो आपने डायलॉग किया, आपने फोर्स इस्तेमाल नहीं की, डेमोक्रेटिक अप्रोच इस्तेमाल किया, आपने आपने मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ नहीं गए, या आपने बाय पावर जो है लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। फिर इसमें हमें नजर आता है कि सैंक्टिटी ऑफ द सिटी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके जहन में, उनकी नजर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का तकद्दुस था, इज्जत थी, एहतराम थी, तो आपने वहां पे वायलेंस नहीं। फिर आम लोगों की जिंदगी कितनी कीमती थी उनकी नजर में, कि उन्होंने नहीं चाहा कि लोग सिविल वॉर करें, आपस में लड़ें, सिविल वॉर की तरफ उन्हें हालात नहीं जाने दिए, और मदीना छोड़ के भी नहीं गए कि जो शहर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ से हुकूमत कायम की थी, तो वो नहीं चाहते थे कि इस रवायत को तब्दील किया जाए और अपनी जान बचाने के लिए मदीना छोड़ के वो कहीं और जाए।
तो इसको भी आप फिर कुरान से उनकी मोहब्बत को आप रेफर कर सकते हैं कि जब उनका आखिरी वक्त था तब भी वो कुरान पढ़ रहे थे। तो इन सारी चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर है। जी सर। तो बाकी फिर इंशाल्लाह कल हम आगे यहाँ से फर्दर डिस्कस करेंगे। सॉरी मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं आपके क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि आज रात में या कल सुबह में चेक करके मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। चलें, एनी क्वेश्चन, इसको वाइंड अप कर दें यहाँ यहाँ तक। जी सर। चलें, अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।